आपको ज्योग्राफी का टॉपिक क्या चल रहा था? पठार हो गया। हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? भारत का भौगोलिक विभाजन देखा था। सबसे पहले हम था पर्वत। क्या था? पर्वत हमने पढ़ लिया था। हिमालय पर्वत क्या पढ़ा था हमने? हिमालय पर्वत के कितने भाग थे? कौन से? प्रांत हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है आपका मैदान। क्या आता है? मैदान कितने नदी तंत्रों द्वारा बना था? कौन सा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? सिंधु नदी के मैदान को कितने भागों में बांटा गया था? और गंगा नदी के मैदान को कितने भागों में बांटा है? लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान को केवल सिंगल ही है। ठीक है। इसके बाद में अगला आता है आपका पठार। कौन सा आता है? पठार आपका तीसरा क्षेत्र, तीसरा इसका भाग है, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार का मतलब इसके तीनों ओर जल भरा हो। क्या हो? जल भरा, उसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसकी आकृति कैसी है? आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। कैसी है? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया था? पठारों में कुछ बचा भी नहीं था। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग रिवाइज करके आइएगा। हो सकता है कि आप लोग रिवाइज करके आए हों, मुझे उम्मीद है कि तुम रिवाइज नहीं करके आए होंगे। मुझे पता है तुम मेरी उम्मीदों पर पूरे खरे उतरोगे। कितने कॉपी खोल के नहीं देखी होगी? देखी थी? कौन सी वो? अच्छा, ये वाली देखी थी। मुझे लगा फेसबुक है ना। चलो कोई बात नहीं है। हम लोगों ने 3 भाग पढ़ लिए थे। चौथा भाग इसका आता है, जिसको हम लोग कहते हैं तटीय मैदान। क्या कहते हैं? तटीय मैदान। और तटीय मैदान के बाद में अगला आता है द्वीप। क्या आता है? 5 भाग इसके हुआ करते थे। पहला था पर्वत, दूसरा था मैदान, तीसरा था पठार, चौथा था आपका द्वीप और तटीय मैदान, और चौथा और 5वां है आपका द्वीप। कुल मिलाकर के 5 भाग थे। इसमें से हम लोगों को 3 भाग कंप्लीट कर लिए हैं और ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। आज आपका जो भारत का इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। भारत का इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट करने के बाद में अगला टॉपिक हम लोग शुरू करा देंगे। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका नदियां। क्या रहेगा? देखो बहुत इंपोर्टेंट नदियां क्यों हैं, ध्यान रखना। अगर जल होगा तो जल के अनुसार या जो पानी होता है बारिश मानसून के अनुसार हर जगह भौगोलिक विभाजन में डिफरेंट मिलेगा। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो चीजें हिमालय पर्वत पे पाई जाएगी, हिमालय पर्वत बहुत ठंडा है, वहां जो जीव जंतु हिमालय पर्वत पे पाए जाएंगे क्या वो केरल में पाए जाएंगे? नहीं। जो जानवर हिमालय पर्वत पर रहते हैं वो केरल में नहीं पाए जाएंगे। लेकिन जो पेड़ हिमालय पर्वत पर रहते हैं वो केरल में पाए जाएंगे। जो मैदानी क्षेत्र के वृक्ष पाए जाते हैं वो पर्वत पर पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। हर जगह जलवायु में, जलवायु का अनुसार में डिफरेंट होता है, अंतर जरूर पाया जाता है। और वो अंतर पाया जाएगा तो हर जगह कंडीशन के अनुसार। देखो रेगिस्तान में क्या वृक्ष पाए जाते हैं? वो वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें पत्तियां कम होती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां कम होती हैं, वो वृक्ष पाए जाते हैं। इस तरीके से हम लोग अगला पढ़ेंगे तो नदियां पढ़ेंगे। अगला टॉपिक कल का हम लोग नदियां कराएंगे। ठीक है। लेकिन हम लोग 5 भागों देखते हैं। भारत को भौगोलिक आधार पर 5 भागों में बांटा था। पहला पर्वत, और पर्वत में इंपोर्टेंट है हिमालय पर्वत। कौन सा है? हिमालय पर्वत। इसको उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है तुम्हारा मैदान, इसको उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, जो 3 नदी तंत्रों द्वारा बना हुआ है। पहला है गंगा नदी तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा है सिंधु नदी तंत्र। कैसे पढ़ लीजिए, वो एक ही बात है, तीनों नदी द्वारा बना हुआ है। बाकी नदियां इनके सहायक नदियां हुआ करती हैं। और तीसरा आता है पठार, तो भारत के दक्षिण में है। भारत के क्या है? दक्षिण में है। इसका आकृति है वो त्रिभुजाकार है। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। और त्रिभुजाकार आकृति है तो इसको पठार कहते हैं। मैंने पठार का निर्माण बताया था कैसे हुआ था। करोड़ों वर्ष साल पहले पृथ्वी के 2 भूखंड आपस में टकराए थे, तो ज्वालामुखी द्वारा उसमें से मैग्मा निकला और मैग्मा फैल गया। मैग्मा जिस क्षेत्र में बिछ गया, परत दर परत बिछता चला हो गया, वो ठंडा होने के बाद में लावा कहलाया था। क्या कहलाया था? और लावा कालांतर में वही क्या बन गया? पठार बन गया। क्या? पठार बन गया। अगर मान के चलिए लावा जिस जगह पे गिरेगा तो वहां सबको जला देगा, मिट्टी को भी जला देगा, और जलने के बाद में रंग कैसा हो जाता है? काला। इसलिए सबसे अधिक मात्रा में पठारी भाग में कैसी मिट्टी पाई जाती है? और सबसे अधिक मात्रा में आपको याद रखना है काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। मैंने आपको एक चीज और बताई कि दक्कन ट्रैप का एक हिस्सा है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में जहां से ज्वालामुखी निकली थी उस क्षेत्र में जला दिया, मिट्टी वगैरह को जला दिया, तो इसलिए वहां काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में कपास के लिए उपजाऊ होती है। किसके लिए उपजाऊ होती है? कपास के लिए उपजाऊ होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया था? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अगला चलते हैं हम लोग तटीय मैदान की ओर। किसकी ओर चलते हैं? तटीय मैदान। तटीय मैदान को हम लोग समझते हैं। तटीय मैदान में आप लोगों को सबसे पहले समझना है कि जो समुद्र के किनारे का मैदान है तटीय मैदान होगा।
समुद्र के किनारे का मैदान होगा वो कैसा होगा, तटीय मैदान होगा। अर्थात वो तट के किनारे है। किसके किनारे है वो, तट के किनारे के मैदान को हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। जो मैदान समुद्र के तट के किनारे होगा उसको हम लोग तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। आप लोगों का दक्षिण भारत इस तरीके से है, ठीक है। इस एक तरफ इसके एक सागर है जिसका नाम है अरब सागर, क्या नाम है, दूसरी ओर इसके एक सागर इसका नाम है बंगाल की खाड़ी, क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और नीचे की तरफ इसके एक जिसका नाम है हिंद महासागर, क्या नाम है, हिंद महासागर। कुल मिलाकर के ये 3 सागर हैं, तीनों सागर हैं। और तीनों सागरों के किनारे क्या हुआ है, क्या है, इधर ये तटीय मैदान फैला हुआ है। देखो सागरों से और पठार के बीच में जो हिस्सा होता है वो मैदानी एरिया है। आप लोगों को मैंने बताया था कि इधर पठार बना हुआ है, पठार के किनारे पर क्या है, आपका मैदान बन गया। क्या बन गया, क्योंकि समुद्र है। और दूसरी सबसे बड़ी बात हुआ करती है कि नदियां अपना मिट्टी लेकर के जाती हैं तो समुद्र के किनारे छोड़ करके जाती हैं। कुछ तो नदियों द्वारा मिट्टी से बनाया गया और कुछ जो समुद्र द्वारा बनाया गया, दोनों को मिलकर के एक मैदान बना दे, इसको हम लोग समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। अब आप याद रखना, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इससे संबंधित। समुद्र में जल होता है, जल होता है कि नहीं होता है। दूसरी बात में नदियां भी क्या लेकर के आती हैं, नदियों में भी जल होता है, मिट्टी नहीं, नदियों में भी क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, नदी में भी जल होता है। इसके बाद में समुद्र और नदी दोनों का जल हो गया, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। नदी द्वारा लाई गई मिट्टी कैसी होती है, जलोढ़, कैसी होती है। तो समुद्र के किनारे वाली मिट्टी कैसी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी, या बांगरे पाई जाएगी, जो क्या बोलते हैं रेह पाई जाएगी, या रेह कलर जिसको बोलते हैं, या तीनों में से कोई नहीं पाई जाएगी। ध्यान रखना, गलत है आप लोगों का, ध्यान रखना। इधर समुद्र का किनारा है, इधर भी समुद्र का किनारा है, और ये भी समुद्र का किनारा है, और सब मिट्टी जल द्वारा लाई गई तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। कैसी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि तो जल द्वारा लाई गई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी पाई भी जाएगी, लेकिन हाँ, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ में और समुद्र के किनारे के जलोढ़ मिट्टी में एक डिफरेंट होता है, एक अंतर होता है। वो अंतर ये होता है कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी उपजाऊ होती है, लेकिन समुद्र के किनारे की मिट्टी उपजाऊ कम होती है, नहीं होती, नहीं कम होती है। कुल मिलाकर के आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, नदियों के किनारे मिट्टी आती है, नदियों का जल होता है वो कैसा होता है, मीठा, लेकिन समुद्र का जल होता है वो कैसा होता है, खारे होता है। उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है। सोडियम की मात्रा के कारण वहां की मिट्टी होती है, उसकी उर्वरक क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, जिसके कारण वहां उपजाऊ जमीन कम होती है। लेकिन मिट्टी तो जलोढ़ ही पाई जाएगी ना, क्योंकि जल के द्वारा लाई गई है। पहली बात, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि पश्चिमी घाट, पठार के दोनों तरफ 2 घाट हैं। जो पश्चिम की तरफ घाट है जिसका नाम है पश्चिमी घाट, और पूर्व की तरफ घाट है इसका नाम है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है, जबकि पूर्वी घाट कम ऊंचा है, नीचा हुआ है। इसीलिए जितनी भी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और किसकी ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व से मतलब पूर्व और दक्षिण की ओर का जो घाट है वो कहता है, जब भाग है वो नीचे है, ठीक है। पश्चिमी घाट है वहां उसकी चौड़ाई कम है, लगभग 65 किलोमीटर के समथिंग है, और लेकिन जो पूर्वी घाट है इसकी चौड़ाई ज्यादा है, 100 किलोमीटर के समथिंग पाई जाती है। गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक, अर्थात केरल तक, और इधर पश्चिम बंगाल से लेकर के नीचे कन्याकुमारी केरल तक जो भाग फैला हुआ है, इसको हम लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही समुद्र के किनारे हैं और दोनों के किनारे समुद्र का जल पाया जाता है, जिसके कारण ये इनको घाट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, घाट कहते हैं। सबसे पहला घाट यहाँ आप लोग देखोगे तो यहाँ केरल वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो गया, इसके बाद में गोवा वाला हिस्सा हो गया, ऊपर महाराष्ट्र वाला हो गया, और इधर ऊपर गुजरात वाला हो गया, ठीक है। इधर नीचे की तरफ से आप इधर देखना शुरू करोगे तो इधर तमिलनाडु वाला हो गया, तमिलनाडु के बाद में कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाला हो गया, आंध्र प्रदेश से ऊपर उड़ीसा, और उड़ीसा से ऊपर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। कुल मिलाकर के तीनों ये सब भाग एक से जुड़े हुए हैं, सागर से लगे हुए हैं। जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। ज्वार नदमुख में क्या अंतर होता है, मैं आपको बता दूं, ज्वार नदमुख और डेल्टा में थोड़ा सा फर्क होता है, आप लोग समझ लीजिए। जो नदियां कुल मिला के जल लेकर के आएंगी, जल के साथ में मिट्टी लेकर के आएंगी, और समुद्र में मिलने से पहले मिट्टी को अपने समुद्र के किनारे छोड़ जाती हैं, वो डेल्टा बन जाता है। तो क्या कहलाता है, उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। लेकिन कुछ नदियां निकल करके आती हैं और उसके बाद में पानी सागर में गिरा देती हैं, उनमें मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी नहीं होती। जहां पानी गिरता है उस जगह पे क्या बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है। क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। समुद्र की लहरें बार बार कोने में टकराती हैं, थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, उसको साफ करके बहा करके ले जाती हैं, उसको बोलते हैं ज्वार नदमुख। उसको क्या कहते हैं, जहां मिट्टी पाई जाती है नदियों के किनारे, नदियां जब समुद्र में मिलती हैं उसको कहा जाता है डेल्टा, और जहां मिट्टी नहीं पाई जाती उसको क्या कहा जाता है, ज्वार नदमुख नाम से
जाना जाता है। तो अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी, जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र है, वो कैसा है, कमजोर मिट्टी का बना हुआ है, तो वहां से निकलने वाली नदियां क्या लेके आती हैं, मिट्टी। लेकिन मैंने पठारी भाग के बारे में बताया था कि यहाँ पर लावा बिछ गया था, मैग्मा बिछ गया था, इसके कारण वो मजबूत है, पत्थर जैसा हो गया है। तो पत्थर वाले एरिया में से मिट्टी बहेगी नहीं, बहेगी, बहुत न के बराबर बहेगी। तो इसीलिए दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां वो मिट्टी नहीं लेकर के जाती। दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां ज्यादातर क्या बनाती हैं, ज्वार नदबुक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ज्वार नदबुक बनाती हैं, क्योंकि वो पठारी भाग में होकर के बहती हैं, और पठारी भाग होता है बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण वो मिट्टी नहीं कटती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ज्वार नदबुक कहा जाता है। लेकिन कुछ नदियां पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर बहती हैं, तो वो नदियां क्या बनाती हैं, इधर गंगा के डेल्टा से नीचे डेल्टा बनाती चली जाती हैं, और कहां गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। जितने भी प्राकृतिक बंदरगाह हैं वो आपके पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं, और पूर्वी घाट पर बंदरगाह कम पाए जाते हैं। पूर्वी घाट पर बंदरगाह कम पाए जाते हैं। इसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि नदियां निकल के आती है समुद्र के किनारे, क्या ला देती हैं, मिट्टी, और पानी जब समुद्र के किनारे मिट्टी भर जाएगी तो जहाज किनारे तक नहीं आ सकता, पानी के जहाज किनारे तक नहीं आएगा, इसलिए वहां पर बंदरगाह नहीं बन सकता। लेकिन इस तरह हाँ, यहाँ दलदली मिट्टी होगी, और कुल मिला के पूर्वी घाट की तरफ जो भी नदियां गिरेंगी तो वहां मिट्टी नहीं लेकर के जाती हैं, तो वहां पर क्या होता है, मिट्टी समुद्र के किनारे कम होती है और दलदली मिट्टी कम पाई जाती है। इसलिए जितने भी बंदरगाह पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर अरब सागरी मानसून द्वारा बारिश भी होती है। जितने जब मानसून जब आता है ना, तो सबसे पहले आकर के पश्चिमी घाट पर टकराता है, और पश्चिमी घाट पर टकराने के बाद में उसका जल नदियों द्वारा बह करके समुद्र तक चला जाता है, और बहुत कम समय में बह जाता है, क्योंकि वहां नदियों का बहाव ज्यादा है। नदियों का बहाव कैसा है, ज्यादा है, जिसके कारण तुरंत बह करके कहां पहुंच जाता है, वो सागर में पहुंच जाता है। इसलिए दक्षिण भारत की नदियां वर्ष भर नहीं बहती हैं, वो ज्यादातर मानसून पर निर्भर रहती हैं। किस पर निर्भर रहती हैं, वहां बर्फ पर इसलिए नहीं बहती क्योंकि एक तो वहां पर कोई इतना बड़ा पर्वत नहीं, इतना ऊंचा जहां पर बर्फ पड़ती हो, जहां पर बर्फ पड़ती हो, जिसके कारण वहां गर्मी भी रहती है, और वहां पर नदियां हैं वो ज्यादा वर्ष भर नहीं बहती हैं, वो मानसून पर निर्भर करती हैं। लेकिन जितनी भी नदियां निकलती हैं ज्यादातर वो क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। क्या बनाती हैं, और जो नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा में मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, लेकिन ज्वार नदमुख में मिट्टी बहुत न के बराबर कम पाई जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया था। इसके बाद में अगर आता है आपका द्वीप, क्या आता है, भारत का ऊपरी भाग मैंने आपको बताया था, ये क्या है आपका पर्वतीय एरिया। कैसा है, पर्वतीय एरिया है। कैसा है ये, पर्वतीय एरिया। इसके बाद में नीचे की तरफ आता है वो आपका क्या है, मैदानी एरिया। कैसा है, मैदानी एरिया है। कौन सा है, मैदानी एरिया है। और बाकी आता है नीचे की तरफ, वो कौन सा है आपका, पठारी एरिया। कौन सा है, किनारों पर एक पूर्व की तरफ आएगा, इसको कहेंगे पूर्वी घाट, और पश्चिम की तरफ इसकी तरफ क्या है। इसके बाद में आप घाटों के बाद में अगला आता है आपका द्वीप। क्या आता है, तटीय मैदान के बाद में क्या आता है आपका, द्वीप आता है। कौन सा आता है, द्वीप आता है। यहाँ पर दो द्वीप प्रमुख हैं, एक का नाम है अंडमान निकोबार। क्या नाम है, अंडमान निकोबार, और दूसरे का नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है, लक्षद्वीप। कुल मिलाकर के दो द्वीप बहुत प्रमुख हैं, एक का नाम है अंडमान और दूसरे का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपने देखा है, आपको भारत के किस दिशा में है, भारत के पश्चिम में, किसमें, और अंडमान निकोबार भारत के किस दिशा में, पूर्व दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। इसका मतलब होता है कि वह स्थान या वह भूमि जो चारों ओर से जल से घिरी होती है उसको कहा जाता है द्वीप। लेकिन जो भूमि तीन ओर से जल से घिरी रहती है उसको कहा जाता है, जो भूमि तीन ओर से जल से घिरी रहती है उसको क्या कहते हैं, और जो भूमि चारों ओर से जल से घिरी रहती है उसको क्या कहते हैं, द्वीप। दो तरीके से बनते हैं, एक होता है समुद्र प्राकृतिक द्वीप होता है, और एक होता है नदी द्वारा निर्मित द्वीप। एक कौन सा होता है, नदी द्वारा, और एक होता है प्राकृतिक। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, कौन सा है, और नदी पर स्थित द्वीप कौन सा सबसे बड़ा, माजुली द्वीप। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में। किस नदी द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, और वो कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। असम भारत में स्थित है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है, वो भारत में स्थित है, भारत के असम राज्य में स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, जो असम का एक भाग है, जो असम का क्या एक भाग है। ठीक है, द्वीप की बात करेंगे तो हम लोग टोटल अगर भारत सरकार के पास में, अगर हमारे भारत के कब्जे में 247 द्वीप है वर्तमान में। कितने हैं, अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, 204। बचे कितने, 43 बचे। कितने बचे, 43 में से 36 हैं वो लक्षद्वीप में है, और बाकी बचे कुछ हैं पंबन द्वीप में। कौन से में, भारत के पंबन द्वीप नीचे की तरफ पड़ता है। ठीक है, ये इधर। ठीक है, हाँ। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को मैंने बताया था कि 204 कहां पर स्थित है, अंडमान निकोबार में। 36 कहां स्थित है, अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या 204 है, और लक्षद्वीप में
36 है। कितनी है? 36 है। और कुल मिलाकर के बचे कितने? 7 बचे। कितने बचे? 7 द्वीप और 7 द्वीप बाकी हैं। ठीक है, कुल मिला के भारत में द्वीप समझ में आ गया आप लोगों को। द्वीपों के बारे में दो विशेष तरीके दो चीजें याद रखनी है। पहला कौन सा है आपका प्रमुख लक्षद्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार। और दूसरा कौन सा है? एक चीज और बता दूं आपको, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार को हिमालय पर्वत और पठारी भाग का एक हिस्सा माना जाता है। कहते हैं कि हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर गया है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद में मुड़ गया है। और जो पठारी भाग है, पठारी भाग पूर्व तक पहुंचा है, लेकिन बीचों बीच में बंगाल के एरिया में गायब हो गया। इसको मालदा की दरार कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदा दरार के नाम से जानते हैं। और मालदा दरार के बाद में फिर कहां पहुंच गया? वो पूर्वोत्तर भारत में, बीच में गायब होने के बाद में समुद्र में निकल आया है। समुद्र में क्या कर गया है? ये निकल आया है। इसे अंडमान निकोबार है, उसको हिमालय पर्वत का एक हिस्सा मानते हैं। अंडमान निकोबार को किसका हिस्सा मानते हैं? हिमालय पर्वत का हिस्सा मानते हैं। किसका हिस्सा मानते हैं? हिमालय पर्वत का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद में आगे चले। द्वीप समझ में आ गया ना आप लोगों को? द्वीपों में किसी को कोई प्रॉब्लम? आज आपका भारत का जो भौगोलिक विभाजन था वो कंप्लीट हो गया। भारत का भौगोलिक विभाजन आपका क्या हो गया? अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए तो इससे आप आंसर दे दोगे ना? भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 5 भाग। कौन से हैं? मरुस्थल रह गया। हाँ, शाबाश। कौन से बताऊं? सबसे पहले पर्वत, फिर मैदान, फिर उसका पठार, फिर तटीय मैदान और द्वीप। उस पर्वतीय क्षेत्र का नाम क्या है? या उस पर्वत का नाम क्या है? हिमालय पर्वत में कुल कितनी रेंज है? 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? कौन सी हैं? ट्रांस हिमालय, लघु और ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है। उसकी भी कितनी श्रेणियां हैं? कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख, यास्कर और सिरपंजाल। ठीक है, अगर पूछा जाए काराकोरम के पश्चिमी विस्तार का नाम क्या है? काराकोरम के पश्चिमी विस्तार का नाम क्या है? काराकोरम आगे जाकर के ये मुड़ के चीन में पहुंच जाता है और पूर्वी विस्तार इसके यहाँ है। ठीक है, दोनों है। इसका जो पश्चिमी विस्तार इसको पामीर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? कैलाश पर्वत कहा जाता है। राकापोसी पर्वत है वो इनमें से किस श्रेणी का भाग है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में एक पहाड़ी स्थित है जिसको कहते हैं हम लोग राकापोसी। क्या है? राकापोसी खड़ी ढाल का पर्वत है। कैसा पर्वत है? खड़ी ढाल का पर्वत, मैंने बताया था। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान कौन सा है? सियाचिन। कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन है। ठीक, हाँ आओ। कुल मिला के यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केटू का नाम क्या है? गॉडविन। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद में आता है लघु हिमालय।